नमस्कार, स्वागत है नेक्स्ट 9 न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आपका। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्याम जाजू जी। स्वागत है सर आपका प्रोग्राम में और सवालों का सिलसिला आपसे शुरू करेंगे। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई और वो कहाँ से हुई? वैसे मेरी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिवार की रही है जी। मेरे पिताजी 48 में जेल में थे जी। बाद में 75 की इमरजेंसी में हम दोनों 2 जेलों में थे। अच्छा। हाँ, पिताजी ने मेरे 67 में जनसंघ का चुनाव लड़ा महाराष्ट्र से, तो मेरी ये बैकग्राउंड रही। उसके बाद मैं कॉलेज के दिनों में विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहा, उसमें पूर्णकालिक रहा, महाराष्ट्र स्टेट का सेक्रेटरी रहा। बाद में दिल्ली प्रदेश संगठन मंत्री बनने के बाद 88 से मैं राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हूँ और भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र में अलग अलग दायित्व संभालते हुए 2000 में जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे तब से मैं दिल्ली कार्यालय का काम संभालने के लिए आया और अब राष्ट्रीय मंत्री के रूप में मेरे पर दायित्व है जी। तो बड़ा राजनीतिक कैरियर सर का शुरू होता है भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार से, और आगे भी वो भारतीय जनता पार्टी अभी चल रहा है पूरा। अगला सवाल सर, आने वाले इलेक्शन के मसले पे मैं करना चाहूँगा आपसे। जैसे 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर ने काम किया और काफ़ी ज़बरदस्त काम हुआ। अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो ये 4 राज्यों में है चुनाव हैं, यहाँ पे मोदी फैक्टर काम करेगा या भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कुछ अलग रणनीति बना रही है? आने वाले दिनों में देश में 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है। उसमें है महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़े इम्पोर्टेंट स्टेट है, पर एक बात है कि ये चारों भी राज्यों में आज हमारी सरकार नहीं है जी। अभी के लोकसभा के पार्श्वभूमि में देखा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो चुनाव लड़ा है जी, उसमें इस चारों राज्यों में अच्छी बढ़त हमने हासिल की। महाराष्ट्र का देखेंगे तो शिवसेना बीजेपी को 48 में से 43 सीटें मिली थी। हरियाणा में 10 में से 7 सीटें हमें मिली है, कांग्रेस को केवल 1 मिली। जम्मू कश्मीर में भी हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है और झारखंड में 14 में से 12 सीटें हमने ली है। तो इसका अर्थ यह है कि मोदी फैक्टर और भारतीय जनता पार्टी का फैक्टर लोकसभा में बड़ा सक्रिय था और आज मुझे कहने में बड़ा आनंद हो रहा है कि वो फैक्टर आज भी देश में काम कर रहा है, क्योंकि मोदी जी सत्ता में आने के बाद उनकी जिस प्रकार से रफ्तार से देश को वो आगे बढ़ा रहे, विकास का, डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर वो आगे चल रहे। अभी 100 दिन सरकार को हो गए, पर इस 100 दिनों में जितनी ऊंचाइयां उन्होंने हासिल की है उसके आज तक की किसी भी सरकार से तुलना नहीं हो सकती। इसलिए आने वाले चुनाव में स्वाभाविक रूप से हमारी लोकसभा की जो पार्श्वभूमि है वो कंटिन्यू हो रही है। मोदी जी के नाम पर लोग खुश है। हमारा पार्टी का केडर चारों राज्यों में काम कर रहा है और अमित शाह जी के नेतृत्व में पार्टी वर्क डिवीजन हो रहा है और बहुत अच्छे तरह से हम चारों राज्यों में जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास जी। तो क्या यही वजह है कि मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं वो अभी तय नहीं हो पाए हैं चारों राज्यों के लिए? राजनीति में सभी राज्यों के लिए कानून और नियम समान नहीं होते। हर राज्य की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, तो कहीं पहले चुनाव नेता घोषित करना है, कहीं बाद में करना है, ये सब स्ट्रेटेजी पार्टी के स्ट्रेटेजी का पार्ट है। इसलिए इसके लिए कोई नियम नहीं है कि पहले ही नेता घोषित होगा या पहले नहीं होगा। ये इसके पहले भी हम ऐसा करते आए हैं। तो नेता घोषित करने या ना करने से पार्टी का कोई प्रस्तुति में फर्क नहीं आता है जी। मतलब लोकसभा एक अलग मुद्दा था जिसमें प्रधानमंत्री पद के दावेदार पहले से थे, लेकिन स्टेट में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आगे सर, महाराष्ट्र से आप शुरू से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र के बारे में जानना चाहूँगा कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर गतिरोध है और मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर जहाँ तक मेरा कुछ शिवसेना के नेताओं से बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये बताया था कि कुछ सीटों को लेके हम लोगों के बीच में गतिरोध चल रहा है और ये बहुत पहले की बात है। तो अब क्या स्थिति है? क्या इस स्थिति से सेना और भारतीय जनता पार्टी निपट चुके हैं या ये गतिरोध अभी बरकरार है? आज केंद्र में एनडीए की सरकार है। एनडीए की सबसे पुरानी मित्र कोई पार्टी होगी तो वो है शिवसेना और अकाली दल। 84 में हमारा गठबंधन हुआ और तब से आज तक अच्छी तरह से चल रहा है। इसलिए जो आप गतिरोध की बात कर रहे हैं, ये मीडिया में जितनी इसकी चर्चा है उतनी दोनों पार्टियों में नहीं है। दोनों एक दूसरे से वैचारिक साधर्म्य है। कार्य पद्धति का अपना अपना एक तजुर्बा है हर पार्टी का, वो तो रहता ही है। जब से हमारा गठबंधन हुआ है
288 सीटें हैं महाराष्ट्र में, उसमें से 117 सीटें हम लड़ते हैं, 171 सीटें शिवसेना लड़ती है। अब परिस्थितियों में चेंज आया है, दोनों पार्टियों का काम बढ़ा है, कहीं कम हुआ है, तो इसके आधार पे हर चुनाव के पहले रियलिस्टिक थोड़ा विश्लेषण होना चाहिए, यह हमारा कहना है। उसके आधार पे शिवसेना भी तैयार है, तो वो बातें हमारी चल रही है। किसको सीटें कम और किसके ज़्यादा ये मसला नहीं है। गठबंधन हमारा अच्छा है, चलेगा और चलना चाहिए, महाराष्ट्र के भी ये हित में है। मुझे नहीं लगता कि अभी जितनी चर्चा गतिरोध की हो रही है इसमें कोई बहुत ज़्यादा दम है। बहुत ही जल्दी एक अच्छा सशक्त समर्थ गठबंधन सामने आएगा। विपक्षी पार्टियां, सर आपसे जानना चाहूँगा कि विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं बार बार कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ही चेहरों को ज़्यादा प्राथमिकता देनी शुरू की है और पुराने जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे उन्हें दरकिनार कर दिया जा रहा है, जबकि पार्टी इस समय अपने सर्वोच्च शिखर पर है और मौजूदा समय में पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है। ऐसे समय में जो मेन फाउंडर हैं उनकी उपेक्षा करना, ये आप कहाँ तक इसको किस नज़रिए से देखते हैं? राजनीति में हर पॉलिटिकल पार्टी के अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। हमने वो भी दिन देखे जब 84 में हमारे दो थे, उसके बाद अटल जी ने यहाँ देश पे राज किया और आज मोदी जी को प्योर मेजॉरिटी आज इस देश में है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी का कोई अप्स एंड डाउन्स, एक आध चुनाव से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता है ऐसा नहीं है। जहाँ तक आप फाउंडर मेंबर्स की बात कर रहे हैं, सीनियर मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ये केडर पार्टी है। आज तक इस पार्टी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर कोई होगी तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और वो कार्यकर्ताओं के केडर के माध्यम से आए हुए हमारे नेता, हमारे सभी नेता, अटल जी से लेकर मोदी जी से लेकर आज सामान्य नेता तक, कोई भी नेताओं के घर में जन्मे नहीं है। इनका अपना एक परिप्रेक्ष्य है, अपनी पार्श्वभूमि है, अपने कर्तृत्व से इन्होंने अपना नेतृत्व विकसित किया है और देश में एक सक्षमता से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए कोई पुराने नेताओं को दरकिनार लगाया जा रहा है। हर पार्टी में ये प्रक्रिया होती रहती है, एज फैक्टर होता है, सीनियरिटी रहती है, पर ऐसा हमारी पार्टी में ये माहौल नहीं है। आदमी के पास कोई पद है या नहीं है, कोई दायित्व है या नहीं है, उन सीनियर लोगों को तवज्जो दी जाती है, उनको रिस्पेक्ट किया जाता है, उनका मार्गदर्शक मंडल बना है और उनकी सलाह से ही पार्टी चलती है। इस पर हमारी श्रद्धा है। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, एक महत्वपूर्ण चीज़ इन दिनों काफ़ी सुनाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कुछ सांप्रदायिक चीज़ें बढ़ गई। मसलन अभी लव जिहाद का मामला आप देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा गंभीर मसला है। और दूसरी चीज़ ये है सर कि अभी झारखंड में भी एक मंत्री जी के ऊपर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा हुआ था। तो सर इसके पीछे क्या वजह हैं? क्या राज्य सरकारें ये घटनाओं को रोक पाने में नाकाम हैं या फिर ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को बदनाम करने के खिलाफ साजिश रची जा रही है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जहां तक सांप्रदायिक घटनाओं की बात है, वो दंगों की होगी, राइट्स की होगी, अशांतता की होगी, ये सब बातों में उत्तर प्रदेश का नंबर सबसे ऊपर है। हम सब लोग जानते हैं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश चुनावी राज्य होने जा रहा है और इस देश में कुछ लोगों को आजादी के बाद केवल अपनी राजनीति के लिए सांप्रदायिकता का उपयोग करना, इस प्रकार की बातें बढ़ाना और अपनी वोट बैंक उस पर कायम रखना, इस प्रकार की आदत लगी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में है, पूरे देश में तो कोई ऐसी सांप्रदायिक घटनाएं नहीं हो रही। भारतीय जनता जिस राज्यों में चुनाव है, वहां झारखंड में हम है, महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर में है, वहां सांप्रदायिक बातें नहीं हो रही है। सांप्रदायिक बातें हो रही है यूपी में, क्योंकि वहां पर काम करने वाली समाजवादी पार्टी है, उनका जो वोट बैंक है और जो सोचने का और व्यवहार का जो नजरिया है, उसके कारण वहां इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा होती है। जहां तक लव जिहाद की बात है, ये तो मीडिया की क्रिएशन है, ये शब्द हमारा नहीं है। पर उत्तर प्रदेश में जैसी जैसी छोटी मोटी घटनाएं होती है, उसका समय पर ठीक परफॉर्मेंस ना होने के कारण, गवर्नेंस गवर्नमेंट का ठीक ना होने के कारण, ठीक इंटरफेरेंस ना होने के कारण वो घटना बढ़ जाती है और उसको सांप्रदायिक रूप आ जाता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से कानून और सुव्यवस्था ये राज्य सरकार का पार्ट है, इसमें राज्य सरकार का दायित्व ज्यादा बढ़ता है। ऐसी घटनाओं गए कुछ सालों में बहुत ज्यादा यूपी में बढ़ी है, इसका स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार की ओर हमारे देखना चाहिए। एक सर, जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इन दिनों बहुत ज़बरदस्त प्राकृतिक त्रासदी हुई है और वहाँ के लोगों के लिए कुछ संदेश, और सरकार वाकई में बहुत बड़ा काम जो सरकार ने किया है राहत और बचाव कार्य का, उसके लिए बधाई की पात्र है। यहाँ तक कि आपके विरोधी पार्टी के दल भी
उनकी तारीफ़ कर रहे हैं सरकार की मुस्तैदी की और बहुत सारी चीज़ों की, तो सर उन लोगों के लिए कुछ संदेश। गए 60 सालों में इसका जम्मू कश्मीर को इस विषय का कभी परिचय नहीं था। एक दुर्दैवी घटना आज जो बाढ़ के निमित्त से जम्मू कश्मीर में हो रही है, इसमें आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का काम चल रहा है वो अभिनंदनीय है। क्विक डिसीजन और प्रॉम्प्ट एक्शन, ये नरेंद्र मोदी जी की विशेषता है। गुजरात में भी डिजास्टर मैनेजमेंट में उन्होंने अपना एक्सपर्टाइज सिद्ध किया है। वहां जाकर जब उन्होंने एरियल सर्वे किया और ग्रेविटी उनको जब संकट की ध्यान में आई, तो वहां के मुख्यमंत्री कहने के पहले, वहां की लोकल लीडरशिप बोलने के पहले 1000 करोड़ का पैकेज देकर अपनी नोबल माइंड का उन्होंने परिचय दिया है। और नेशनल क्राइसिस ये पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर है, ये भी उन्होंने बताया। कश्मीर इस देश की रानी है, मुकुटमणि है। कश्मीर हो या कोई भी हो देश, किसी भी देश में इस प्रकार की नेचुरल आपत्ति आती है तो केंद्र सरकार की उसमें भूमिका बनती है। अलग अलग फोर्सेस को तुरंत वहां पर लगाना, अपनी सरकारी मदद लगाना, पार्टी भी उसमें हमारी काम कर रही है और हर जगह पे एक अच्छा एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके लोगों को राहत देने में सरकार यशस्वी हो रही है। उसकी उनकी बहुत ही अच्छी उनकी स्तुति हो रही है। सब विपक्ष भी इस पर खुश है, लोकल लोग तो है ही है। जल्दी से जल्दी इस संकट से कश्मीर के लोग निपटे, यही हमारी इच्छा है। श्याम जाजू जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो राजनीति में सक्रिय रूप से बचपन से ही लगे हुए हैं, तो सर राजनीति के अलावा, समाज सेवा के अलावा और आपका समय कैसे व्यतीत होता है, या सबसे बड़ा शौक आपका कौन सा है जिसमें आप बाकी बचा हुआ समय बिताना चाहते हैं? शुरू से विद्यार्थी परिषद में सक्रिय होने के कारण, आरएसएस में होने के कारण और पार्टी में प्रवास करना, यह हमारी रुचि रही है। जगह जगह पे प्रवास करना, पढ़ना लिखना, आज के हमारे व्यस्त समय में और सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारी होने के बाद उस हमारे शौक को, हमारे छंद को हम ज़्यादा ये नहीं दे पा रहे, टाइम नहीं दे पा रहे। पर जब भी समय मिलता है तो पढ़ना लिखना और प्रवास करना, ये हमारी रुचि है। अच्छा, घूमने के ज़्यादा शौकीन है सर। सर अमित शाह जी के बारे में अभी कल भी एक खबर आई थी और उन पर चार्जशीट दाखिल हो गई है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है सर? अमित शाह जी एक कर्तृत्ववान नेता के रूप में देश में उभर के आए हैं। बहुत साल तक उनका कार्यक्षेत्र गुजरात तक सीमित था। जब उनको ऑल इंडिया लेवल पर महामंत्री के रूप में काम करने का दायित्व मिला और उत्तर प्रदेश का प्रभार मिला, तो उन्होंने अपना मेटल प्रूव करके दिखाया है। एक रिस्पॉन्सिबल लीडर के रूप में, एक एबल लीडर के रूप में उनकी शख्सियत है। बहुत सोच समझकर बोलना और बहुत कम बोलना, यह उनकी विशेषता है। इसलिए चुनाव के कैंपेन के दौरान उन्होंने क्या बोला है, उसका बोलने का स्पिरिट क्या है और किस भाव से उसको लिया जा रहा है, इसका भी संशोधन होना चाहिए। अब जब 6-6 महीने हो जाते हैं, स्टेटमेंट हो गया, चुनाव आयोग ने उनको क्लीन चिट दे दी, उसके बाद लोकल पुलिस को और प्रशासन को ऐसा लगता है कि ये एफआईआर दर्ज करने लायक मसला है, तो इसमें उनकी क्या इंटेंशन बिहाइंड दिस एक्शन क्या है, ये ध्यान में आता है। आज वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे अमित शाह जी जो आज तक कभी किसी भी गुनाह में, उन पर आरोप प्रत्यारोप बहुत हुए, बहुत केसेस उन्होंने फाइल की, उनको तड़ीपार किया गया, सब बातों से उभर कर वो आए हैं और उनकी क्लीन इमेज के रूप में वो है। आज वो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ऐसी ये छोटी मोटी केस में भी कोई दम नहीं है। पॉलिटिकल विषय में जब पॉलिटिकल पार्टी में आदमी एक्टिव होता है तो ऐसी छोटी मोटी बातें चलती है, पर इसमें जो लोग ये करना चाहते हैं, जिस रिवेंज के भाव से उनके पीछे लोग पड़े हैं, उस विषय को भी देखकर उन पर भी ठीक ठाक कार्रवाई होनी चाहिए। सर आम आदमी महंगाई के मुद्दे पर थोड़ा सा परेशान रहता है और महंगाई जैसे सब्जियों के दाम हैं या राशन के दाम हैं वो इतने कम नहीं हो रहे हैं। अभी 4 राज्यों में चुनाव हैं, तो आम आदमी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि उनकी समझ में ये आए कि मोदी सरकार आने के बाद ये सबसे बड़ी तब्दीली हुई है या आम लोगों की के हित वाली ये सरकार बनी हुई है? तो सर ये कैसे आप लोग किस ढंग से पहुंचाएंगे, क्योंकि महंगाई अभी जनता उसकी मार झेल रही है। महंगाई का जहां तक सवाल है, महंगाई एक रात में शुरू नहीं होती और एक रात में खत्म नहीं होती। महंगाई, इकोनॉमी, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब बातों के लिए बैकग्राउंड रहती है। इसलिए 10-12 साल का यूपीए सरकार का बैकग्राउंड हमें मिला है। खजाने में क्या स्थिति थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेट क्या था, जीडीपी क्या था, पूरा देश जानता है।
ऐसे कठिन परिस्थिति में मोदी जी ने देश का राज शकट अपने हाथ में लिया है। जहां तक 100 दिनों में जनता के सवालों की बात है तो जनता बड़ी खुश है। जनता को एक विश्वास पैदा हुआ है जो मनमोहन सिंह जी के टाइम नहीं था। सरकार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई थी, विश्वासार्हता खत्म हो गई थी, वो विश्वासार्हता आज वापस आ गई है। कुछ कर दिखाने की हिम्मत रखने वाली, कुछ प्लानिंग रखने वाली और कुछ करने का एक सपना संजोए हुई ऐसी प्रकार की मोदी जी की सरकार आज देश में काम कर रही है। जनधन योजना का मैं आपको उदाहरण देता हूं। आज तक कांग्रेस ने घोषणाएं बहुत की, खाते खुले नहीं लोगों के। जिस दिन घटना का इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ 1.5 करोड़ का टारगेट था, 1,86,00,000 खाते खुलते हैं। आज दिन तक 3 करोड़ खाते खुल गए। आम आदमी जिसको बैंकिंग मालूम नहीं था और 3 करोड़ खाते गरीबों के खुले हैं और उनके माध्यम से 1500 करोड़ रुपए जो घरों में पड़ा था पैसा, वो आज देश की इकोनॉमी में आ गया है। शौचालय की बात है, इतनी बेसिक बात आजादी के 67 साल के बाद भी कोई राजनेता को अपने लाल किले से यह बोलना पड़ता है, यह बड़ी शर्मनाक बात है। पर मोदी जी ने उसमें संकोच नहीं किया। हर आदमी की चिंता, वो जिस बैकग्राउंड से आए हैं और जो उन्होंने मन में रखा है, तो निश्चित रूप से सरकार सभी माध्यम से नई नई ऊंचाइयां छू रही है। उनकी एक वैश्विक इमेज बनने जा रही है। जापान में कैसे स्वागत हुआ हमने देखा, नेपाल का देखा। इस मंथ एंड को जब वो अमेरिका जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्या है। तो यानी उनकी मोदी जी की इमेज ये देश तक सीमित नहीं है, एक वैश्विक इमेज बन रही है। और कुछ करने के क्षमता रखना, केवल बोलने पे विश्वास नहीं रखना। आते ही 100 दिन में उन्होंने कार्य पद्धति में चेंज लाया है। मंत्रियों को उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए, संकेत दिए है। ब्यूरोक्रेसी में एक नया उत्साह पैदा किया है कि आप मेरे अंडर सिक्योर हो, पर आपको सबको काम करना पड़ेगा, रिजल्ट देना पड़ेगा। करप्शन जीरो टॉलरेंस, गए 3-4 महीने में एक भी मसला करप्शन का आया नहीं। यूपीए का एक भी दिन खाली नहीं जाता था कि ऐसे मसले नहीं आते थे। इसलिए लोग खुश हैं। जहां तक इन्फ्लेशन की रिटेल रेट की बात है, वो तो इन्फ्लेशन रेट कम आया है, पर कुछ बातों पे अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ है। सरकार की पूरी कोशिश है कि जनता को महंगाई से राहत देने की सरकार की ईमानदार कोशिश है। हमारी नीति और नियत में कोई खोट नहीं है और आने वाले दिनों में इकोनॉमी में भी बहुत अच्छा असर आपको देखने को मिलेगा। मतलब मोदी सरकार के कार्यों को गिनाकर 4 राज्यों में चुनाव में उतरने का प्लान बना रही है भारत। धन्यवाद। ये थे श्याम जाजू जी। दर्शकों के लिए आज इतना ही। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में खबरों का, मुलाकातों का और प्रश्नों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। श्याम जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बेशकीमती समय से कुछ समय हमें दिया। तब तक के लिए नमस्कार।